करके वो क्या है, वो है रिजल्ट। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। प्लस माइनस आपको पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई आपको पता है क्या होता है, डिवाइड भी आपको पता है क्या होता है, मॉड्यूलस की थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 02_अरिथमेटिक_ऑपरेटर्स.c के नाम से एक फाइल बनाएंगे। सी बॉयलर लिखूंगा फॉर बॉयलर प्लेट कोड। अब अगर मैंने यहाँ पर लिखा इंट ए इज इक्वल टू 4 और उसके बाद मान लो मैंने यहाँ पर लिखा इंट, मैंने यहाँ पर लिखा मान लो इंट b इज इक्वल टू 3 और मैं यहाँ पर लिखूँ इंट c इज इक्वल टू b प्लस a, तो या फिर a प्लस बी, सीधा सीधा ही लिखता हूँ यार, a प्लस b। और मैं यहाँ पर printf करूँ अगर, और मैं लिखूँ दी वैल्यू ऑफ a is percentage d and value of b is percentage d and sum is percentage d, और यहाँ पर मैं a b और c तीनों लिख दूंगा। तो आप देखो इस तरह का प्रोग्राम हमें क्या आउटपुट देगा, इस तरह का प्रोग्राम हमें ये आउटपुट देगा कि भाई 4 और 3 7 होता है। यहाँ प्लस क्या है, प्लस है ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ए क्या है हमारा, ऑपरेंड है, बी ऑपरेंड है, सी रिजल्ट है, इक्वल टू बी ऑपरेटर है, जिसको असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर मैं 4 को 3 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, हमें पता है। तो ये रिमाइंडर निकालने के लिए होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऊपर, और मैं कहूँगा मॉड्यूलस ऑपरेटर इज यूज्ड टू गेट द रिमाइंडर, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे द रिमाइंडर व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b इज, और क्या होगा, परसेंटेज d लिखूंगा, और यहाँ पर मैं a%b लिखूंगा, जो कि क्या करता है, मैं वैल्यू देता है रिमाइंडर। किस केस में रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। 4 को 3 से आप भाग दोगे तो 1 होगा। अगर इसी को मैं 5 बना दूं ना तो वो 2 हो जाएगा। देखो रिमाइंडर क्या है, 1 है यहाँ पर, एंड इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप बैकस्लैश लगाएं। बैकस्लैश लगाने से आपके प्रोग्राम को खूबसूरती मिलती है, एक न्यू लाइन मिलती है, ठीक है। The value of a is 4, value of b is 3 and the sum is 7, remainder when a is divided by b is 1। अगर इसी को मैं यहाँ पर 5 कर दूँ तो रिमाइंडर 2 हो जाता है। आप पेपर पे डिवाइड करके देख सकते हो, 5 को 3 से रिमाइंडर 2 होता है। और अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि बराबर बराबर जाता है, 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये बात तो भाई बेसिक है, ये बात तो भाई आपको क्लास 4th में या 5th में पढ़ाई जाती है, तो ये तो आपको पता होगा यार, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर का काफ़ी यूज़ किया जाता है प्रोग्राम्स को बनाने में। एक बहुत ही कॉमन यूज़ केस आपको बताता हूँ मॉड्यूलस ऑपरेटर का, ये है कि आप लोग ये पता कर सकते हो कौन सा नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। अगर मुझे ये पता करना है कि 15 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली लिखूंगा 15% 3, और अगर 15% 3 यानी कि 15 मॉड्यूलस ऑपरेटर 3 0 नहीं आता है, जो कि आएगा ऑब्वियसली क्योंकि 15 इज डिविजिबल बाय 3, 0 आएगा, इसका मतलब डिविजिबल है। 16% 3 करूँगा तो 0 नहीं आएगा, जो रिमाइंडर है। जब मैं भाई देखो कोई चीज़ डिवाइड होती है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो ये चीज़ हम यूज़ करेंगे चेक करने के लिए कि क्या कोई नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर। ऑपरेंट्स कैन बी इंटीजर, फ्लोट, कुछ भी हो सकते हैं भाई। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंटीजर को इंटीजर में जोड़ सकते हैं, आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी जोड़ सकते हैं इंटीजर में। प्लस माइनस टाइम्स डिवाइड क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब देखो क्या लीगल है क्या इलीगल है, ये मैंने यहाँ पर आपको बताया। आप z इज इक्वल टू बी इंटू सी कर सकते हो, लेकिन आप b इंटू सी इज इक्वल टू z नहीं कर सकते, ये नहीं चलेगा, क्योंकि इक्वल टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और इक्वल टू जब हम लिखते हैं z इक्वल टू बी स्टार सी, तो सिंपल से हम ये कह रहे हैं कि z को कर दो b इंटू सी। अब b इंटू सी को z नहीं कर सकते, सी लैंग्वेज में दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है। परसेंटेज मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है, फ्लोट पे अप्लाई नहीं किया जा सकता ये। और अगर आपने नेगेटिव नंबर पे मॉड्यूलस अप्लाई किया तो जो भी साइन होगा न्यूमरेटर का वही साइन होगा रिजल्ट का। अगर आपने कहा -5%2 -1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कभी भी माइनस साइन आपको दिखता है मॉड्यूलस ऑपरेटर में, आप 5%2 निकालोगे जो कि 1 होता है। अगर आप 2 2 4 करो तो 1 रिमाइंडर आएगा, और माइनस यहाँ पर लगाए तो रिजल्ट में भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ये रूल होता है। नो ऑपरेटर इज अज्यूम टू बी प्रेजेंट। जैसे कि हम लोग जब भी मैथमेटिक्स वगैरह लिखते हैं पेपर पे तो हम कहते हैं ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो 2ab होता है ना, जो एक्स्ट्रा 2ab हमें मिलता है, आप एज्यूम नहीं कर सकते सी लैंग्वेज में कि वो ए बी होगा, ठीक है। आपको ए स्टार बी ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, ए स्टार बी ही लिखना पड़ेगा आपको। कोई भी ऑपरेटर एज्यूम्ड नहीं माना जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि ए बी का मतलब ए स्टार बी, नहीं भाई, सी लैंग्वेज कहती है भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता, हमको तो पता ही ना, ठीक है। सी लैंग्वेज ये कहती है भाई मुझे लगा के दो, स्टार लगा के दो मुझे। देयर इज नो ऑपरेटर टू परफॉर्म एक्सपोनेंशिएशन इन सी, हाउएवर यू कैन यूज पाओ एक्स वाई फ्रॉम मैथ.h। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देखो एक्सपोनेंशिएशन करने के लिए सी लैंग्वेज में कोई ऑपरेटर नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि मैं सब ऊपर ही लिख रहा हूँ कमेंट, दिस डज नॉट वर्क, ठीक है, डज नॉट वर्क फॉर एक्सपोनेंट
डिफरेंशिएशन इन सी, ठीक है। क्या अगर आप लिखते हो इंट डी इज इक्वल टू और आप लिखते हो ए और एक टुल्लू ऑपरेटर होता है, ये इसको कह रहा हूँ मैं, ये टुल्लू साइन होता है जिसको लोग समझते हैं ए टू द पावर बी है, ये होता तो है सी में लेकिन इस काम के लिए नहीं होता है, ठीक है। अब इन डी इज इक्वल टू आप ए और टुल्लू का साइन बी लिखते हो, तो ये जो टुल्लू का साइन है ना, इसको बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है, जबकि एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर नहीं होता है। ये टेक्निक एक्सपोनेंशिएशन के लिए काम नहीं करेगी सी में। बहुत सारे लोग समझते हैं ए टू द पावर बी हो जाता है, ये नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है। लोग कहेंगे कि भाई ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, बताओ क्या होगा। लोग कहते हैं 8, 2 टू द पावर 3 8। नहीं भाई, ये नहीं होता एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। एक्सपोनेंशिएशन अगर करना है सी में तो मैथ.h का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात नहीं करेंगे उसके बारे में, ठीक है। बस आप ये कह लो कि होता है, बट होता है यूजिंग पावर फंक्शन। क्या है ये आगे बताऊंगा इसके बारे में। अब टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं। अब देखो सी लैंग्वेज में क्या होता है, टाइप कन्वर्जन का एक कॉन्सेप्ट होता है। जब भी आप एक इंटीजर और एक इंटीजर के बीच में कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन कराते हो तो रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। अगर आप कहते हो 9 डिवाइडेड बाई 2, तो जो 9 डिवाइडेड बाई 2 है ना, वो 4.5 नहीं 4 आएगा, अगर 9 और 2 दोनों आपने इंटीजर लिए हैं तो। ये सी का रूल होता है। इंटीजर और फ्लोट के बीच में कोई भी ऑपरेशन है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही होगा। अगर आपने कह दिया 9.0 डिवाइडेड बाई 2 तो वो 4.5 आएगा। और फ्लोट के बीच का ऑपरेशन तो फ्लोट ही होता है। आ जाओ टाइप कन्वर्जन को थोड़ा और नज़दीकी से समझते हैं। तो मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा type_conversion .c और यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट कोड डालूंगा और यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा int a इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर लिखूंगा int b इज इक्वल टू 2, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको 9 कर देते हैं ताकि 9/2 मैं आपको करके दिखा सकूँ। अगर मैं कहूँ कि फ्लोट c इज इक्वल टू 9/2 और मैं कहूँ printf दी वैल्यू ऑफ a बाय b इज %f और c, तो आपको लगेगा ये 4.5 आ जाएगा। आपको कहोगे भाई सब कुछ तो ठीक ठीक किया है, 4.5 आना चाहिए, लेकिन ये 4 आ रहा है। व्हाट इज हैपनिंग भाई, चल क्या रहा है। और सारे बिगिनर्स का माइंड ब्लो हो जाता है, कहते हैं भाई क्या क्या चल क्या रहा है, ये 9/2 4.5 होता है, मेरी गणित को क्या हो गया। आपकी गणित को कुछ नहीं हुआ है। हुआ क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। जब भी आप एक इंटीजर को एक इंटीजर से अरिथमेटिक ऑपरेशन करवाते हैं सी लैंग्वेज में, इंटीजर का इंटीजर से अरिथमेटिक ऑपरेशन इज ऑलवेज गोइंग टू यील्ड एन इंटीजर। तो 9/2 जैसे आपने लिख दिया सी में 9/2 विल इवैल्यूएट टू 4, ठीक है। 9/2 लिख दिया आपने, वो 4 में इवैल्यूएट हो जाएगा। तो जब आप फ्लोट c इज इक्वल टू 4 लिखोगे तो वो 4 ही आएगा। ये सी का रूल है, ये लैंग्वेज का रूल है। सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो ये रूल है भाई, आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ये 4.5 आए तो आप इंट और इंट के बीच का ऑपरेशन मत करवाओ, क्योंकि इंट और इंट के बीच का ऑपरेशन इंट यील्ड करता है। आप इंट और फ्लोट के बीच का ऑपरेशन कराओ, वो हमेशा फ्लोट यील्ड करेगा। इसीलिए अगर आप यहाँ पर इंट ए इज इक्वल टू 9 की जगह फ्लोट ए इज इक्वल टू 9 कर दो, फ्लोट ए इज इक्वल टू 9 कर दो और यहाँ पर 9/2 ना लिख के आप a बाई बी लिखो। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 9/2 ना लिख के a बाई बी लिखता तब भी यही होता, जस्ट सो दैट यू कैन सी, ठीक है, 4.0 ही होता। अब अगर मैं यहाँ पर इसको फ्लोट कर दूँ, फ्लोट ए इज इक्वल टू 9.0, मैं ये कर दूँ अगर, तब आपका जो जवाब है वो सही आ जाएगा 4.5। आप देख सकते हो यहाँ पर। तो हमने ये चीज़ देखी कि 4.5 हमारा आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इंट और इंट के बीच का ऑपरेशन यील्ड्स एन इंटीजर, इंट फ्लोट का फ्लोट, फ्लोट फ्लोट का फ्लोट, ठीक है, बहुत बढ़िया, मज़ा आया। 5/2 becomes 2 as both the operands are integer. 5.0 divided by 2 becomes 2.5 as one of the operands is float. जैसे मैंने आपको बताया 2/5 0 बन जाएगा, क्योंकि दोनों इंट है, 2 भी इंट है 5 भी इंट है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इन प्रोग्रामिंग टाइप compatibility is crucial. For int a is equal to 3.5, the float 3.5 is demoted to 3. क्योंकि भाई आपने अगर int a is equal to 3.5 लिख दिया तो क्या होगा, डिमोशन हो जाएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो एक बात हो गई, यहाँ पर बैकस्लैश n लगा देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ int a is equal to, मैं लिखता हूँ int a is equal to 6.7, सॉरी मुझे यहाँ पर d लिखना पड़ेगा, ऑलरेडी a को मैं डिफाइन कर चुका हूँ। int d is equal to 6.7 और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ printf और मैं लिखता हूँ the value of d is %d और यहाँ पर मैं इस तरह से लिखता हूँ, मैं कहता हूँ वैल्यू ऑफ डी, तो वो 6.7 नहीं 6 आएगी, डिमोशन हो जाएगा, पॉइंट के बाद का मामला खत्म और 6 आपको मिलेगा, ठीक है।
टाइप कंपैटिबिलिटी बहुत क्रूशियल होती है। सी लैंग्वेज आपको ये नहीं बताएगी कि आपने गलती करी है, जबकि आपको गलत आउटपुट दे देगी इन अ लॉट ऑफ केसेस। तो आपको खुद अपने प्रोग्राम को चेक करना पड़ेगा। फ्लोट 3.5 is demoted to 3, losing the fractional part because a is an integer. Conversely, for float a is equal to 8, the integer 8 is promoted to 8.0, matching the float type of a and retaining precision. तो ये जो अगर आपने a is equal to 8 लिखा है तो जो a है वो 8.0 बन जाएगा। 8.0 क्यों बनेगा वो? क्योंकि आपका जो a है वो फ्लोट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एज एन एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब आपको बताना है, अगर इंट, मैं छुपा लेता हूँ आंसर, इंट k इज इक्वल टू 3.0/9 है तो वैल्यू ऑफ k क्या है और क्यों? आप सोच लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, 3.0 डिवाइडेड बाय 9 की वैल्यू 1/3.0 आएगी, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंट k इज इक्वल टू लिखा हुआ है, इसलिए k की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि डिमोशन हो जाएगा, टाइप डिमोशन हो जाएगा। तो द आंसर ऑफ दिस क्विक क्विज इज 0। तो देखो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो ये तो 0.3333 होता है, लेकिन क्योंकि k एक इंटीजर है, ये फ्लोट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए टाइप डिमोशन हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि भाई इंट a इज इक्वल टू 3.5 लिखोगे, पॉइंट का मामला खत्म, 0.33 में 0.33 खत्म, 0, तो आंसर 0, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। अगर आप एक बिगिनर हैं थोड़ी मुश्किल से समझ में आएगा, बट समझ में आएगा, आई कैन गारंटी। आप देखो इस चीज़ को, हैंडबुक को डाउनलोड करो, मैं चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही आसान यहाँ पर बनाने वाला हूँ। गारंटीड आप लोगों को अच्छी क्विक स्टार्ट मिलेगी प्रोग्रामिंग की, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने पर्सनल सीक्रेट्स भी आने वाले टाइम में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो, हैव अ लुक एट द बिलो स्टेटमेंट। अगर हमने ये लिखा तो ये 3x - 8y है या 3x - 8y है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझो मेरी बात को। ऑपरेटर प्रेसिडेंस की हम लोग बात कर रहे हैं सी लैंग्वेज में। अगर मैं आपसे कहता हूँ 3x - 8y, तो क्या होगा? क्या 3x - 8 पहले इवैल्यूएट होगा, उसका मल्टीप्लाई होगा y से, या पहले 3x होगा इवैल्यूएट, फिर 8y इवैल्यूएट होगा और फिर उसके बाद दोनों घटेंगे, या पहले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 8y पहले कैलकुलेट होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा? मतलब क्या होगा? मैथमेटिक्स में तो इसके लिए बॉड मास होता है। इन सी लैंग्वेज सिंपल मैथमेटिकल रूल्स लाइक बॉड मास नो लॉन्गर अप्लाई, नहीं होते हैं अप्लाई, ठीक है। तो कैसे आंसर करें इस चीज़ को? द आंसर टू द अबव क्वेश्चंस इज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। क्या है ऑपरेटर प्रेसिडेंस और क्या है एसोसिएटिविटी? ऑपरेटर प्रेसिडेंस का एक सिंपल सा मतलब है, जब आपने पैरेंथेसिस नहीं लगाए हैं अपने कोड में, तो सबसे पहले आपके ये ऑपरेटर्स जो है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। स्टार, स्लैश और परसेंटेज ऑपरेटर्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि ये पहले इवैल्यूएट होंगे, प्लस माइनस बाद में इवैल्यूएट होंगे। तो उस रूल से 3 × x और 8 × y पहले हो जाएगा इवैल्यूएट, फिर घटेगा ये। तो 3 × x - 8 × y ये है आंसर, इसका ये है, ठीक है। क्यों, कैसे पता मुझे ये बात? ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी, ठीक है। तो स्टार, स्लैश और परसेंटेज की ऑपरेटर प्रेसिडेंस ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्लस एंड माइनस, और उससे भी कम प्रेसिडेंस किसकी है? इक्वल टू की। तो इक्वल टू यानी कि असाइनमेंट बाद में होगा जब ये सब इवैल्यूएट हो जाएंगे, ठीक है। ऑपरेटर्स ऑफ हायर प्रायोरिटी आर इवैल्यूएटेड फर्स्ट इन द एब्सेंस ऑफ पैरेंथेसिस। ये लाइन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सेंस ऑफ पैरेंथेसिस में ऐसा होगा, अगर आपने पैरेंथेसिस लगा दी तब तो भाई जो पैरेंथेसिस के हिसाब से काम है वो होगा, समझ रहे हो भाई? अगर पैरेंथेसिस लगा दी तो पैरेंथेसिस के हिसाब से काम होगा। इसीलिए हमेशा पैरेंथेसिस लगानी चाहिए अपने प्रोग्राम्स में, हमेशा, विद नो एक्सेप्शन। हमेशा अपने प्रोग्राम में आपको पैरेंथेसिस लगानी है। क्यों लगानी है पैरेंथेसिस? क्योंकि पैरेंथेसिस लगाने से आपको दिखेगा कि भाई क्या चीज़ मेरी पहले इवैल्यूएट हो रही है। आप सी लैंग्वेज की एसोसिएटिविटी और यहाँ पर प्रेसिडेंस, इन सब चीज़ों पे रिलाय मत करो। हालांकि काम ये बिल्कुल सॉलिड करती हैं, लेकिन देखो यार, इंसान जितना रीडेबल बनाएगा ना प्रोग्राम को, आपकी नज़रों को जितना रीडेबल दिखेगा ना प्रोग्राम, उतना बेटर है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पैरेंथेसिस लगाओ। लेकिन अगर आपको किसी ने पकड़ा दिया बिना पैरेंथेसिस का प्रोग्राम, तब आपको ये वाला ज्ञान लगाना पड़ेगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाला। तो मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंटेज जो है उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, उसके बाद प्लस माइनस की, और उसके बाद इक्वल टू की। अब आ जाओ एसोसिएटिविटी। अब आप कहोगे ये इन तीनों की सेम प्रायोरिटी बता दी, स्टार, स्लैश और परसेंट की, इनमें टाई हो गया तो पहले कौन सा होगा? अगर मैंने 3 स्टार y स्टार z लिखा है, 3 स्टार y डिवाइडेड बाय z लिखा है अगर मैंने, तब क्या पहले इवैल्यूएट होगा? वो टाई तोड़ा जाता है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी से। देखो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होती है। अगर आपने लिखा x स्टार y डिवाइडेड बाय z, तो ये वाला जो ऑपरेटर होता है उसकी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है। तो वो लेफ्ट टू राइट की तरफ को इवैल्यूएट होता चला जाएगा, यानी कि पहले ये इवैल्यूएट हो जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो z से डिवाइड होगा। तो ये जो है ये पैरेंथेसिस में लिखा जाए तो ऐसे है, अगर मैंने डिवाइड पहले किया तो पहले डिवाइड होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होगा z से।
समझ रहे हो आप लोग? तो आ जाओ कोड में इस चीज़ को देख लेते हैं। जो स्टार और स्लैश है वो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी फॉलो करता है। अब आप कहोगे हरी भाई ये क्या मजाक है यार, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी तो करेगा फॉलो? नहीं, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी वाले भी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन स्टार और स्लैश जो है वो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी फॉलो करते हैं। तो आप लोगों को जो है कोई टेंशन नहीं लेनी है कभी आपको स्टार स्लैश और इवन परसेंटेज अगर आपको मिल गया तो। अब मान लो मैं भूल गया कि परसेंट की एसोसिएटिविटी क्या होती है, तो मैं एक नई चैट स्टार्ट करूंगा और मैं लिखूंगा परसेंटेज एसोसिएटिविटी इन सी लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं कहूँगा भाई मुझे बता दो परसेंटेज की एसोसिएटिविटी क्या होती है, और आप देखो ये बता देगा लेफ्ट टू राइट होती है, राइट टू लेफ्ट होती है, लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, स्टार डिवाइड और परसेंटेज की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। विद दैट सेड हम क्या करेंगे, आएंगे और कुछ प्रोग्राम्स लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 04 अंडरस्कोर एसोसिएटिविटी डॉट सी, और इसके बाद मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड डालूंगा, और इस बॉयलर प्लेट कोड में मैं सिंपली आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी काम करती है। ए इज इक्वल टू 3 करते हैं, बी इज इक्वल टू 6 करते हैं, सी इज इक्वल टू 9 करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब ए बी सी को मैंने लिखा यहाँ पर, मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा प्रिंट एफ द वैल्यू इज परसेंटेज डी। अब किस चीज़ की वैल्यू, मैं कहूँगा ए स्टार बी डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। तो 6 3 18 होगा, वो डिवाइड होगा 9 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 9 क्या होगा, 18 डिवाइडेड बाई 9 2 होगा। या फिर अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाई 9 हो गया तो कहानी बदल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखो क्या होगा कि क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस सेम है इसलिए ये ए स्टार बी पहले होगा और फिर वो डिवाइड होगा सी से। अगर मैं यहाँ पर +7 कर दूँ तब क्या होगा, तब पहले ये चीज़ इवैल्यूएट होगी और उसके बाद प्लस होगा, क्योंकि इनकी जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है स्टार की और डिवाइड की। तो क्या होगा आउटपुट आपके प्रोग्राम का, सबसे पहले ए इंटू बी होगा, आपका ए इंटू बी होगा, यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 9 जो कि 2 होता है, +7 9। तो आपके इस प्रोग्राम का आउटपुट 9 होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके देख सकते हैं। इवन आप इस एक्सप्रेशन को भी इवैल्यूएट करके देख सकते हैं। 3x - 8y, मान लो मैं 3a - 8b लिख दूँ यहाँ पर मैं लिख दूँ, एक बैकस्लैश लगाना अनिवार्य है, मतलब खूबसूरती के लिए अनिवार्य है, अच्छा नहीं दिखेगा वरना प्रोग्राम। अगर मैं लिखूंगा 3 इंटू बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी प्लस 7 इंटू ए, 7 इंटू ए, यहाँ पर क्लिक नहीं किया मैंने, 7 इंटू ए। अब अगर कोई आपसे कहे ये वैल्यूएट करके दिखाओ भैया, तो आप कहोगे कि भाई सबसे पहले मैं प्रेसिडेंस देखूंगा, प्रेसिडेंस के हिसाब से स्टार डिवाइड और परसेंट जीतेंगे, तो स्टार डिवाइड और परसेंटेज जीतेंगे पहले, तो सबसे पहले स्टार वाले वैल्यूएट हो जाएंगे। तो 7 इंटू ए, मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको ना यहाँ दिखाता हूँ करके। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है। कंट्रोल / करके मैं कमेंट कर सकता हूँ जस्ट सो दैट यू नो, ठीक है। कंट्रोल/ करूंगा अगर मैं, शॉर्टकट होता है VS कोड में कमेंटिंग एंड अनकमेंटिंग का, अगर आपको नहीं पता तो आप देखो नीचे लिख कर आ रहा है कंट्रोल +/ जो कि शिफ्ट से आपकी जो राइट वाली शिफ्ट की है उसके लेफ्ट साइड पे होता है। तो क्या होगा, सबसे पहले स्टार वाले इवैल्यूएट हो जाएंगे सारे, स्टार और डिवाइड वाले। तो सबसे पहले इसको करूंगा क्योंकि प्लस से ज़्यादा बड़ा स्टार है, ठीक है, प्रेसिडेंस में। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कर दूंगा 7 इंटू ए, कितना हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद ये मुझे वैल्यूएट करना है, प्लस वाला नहीं करना है वैल्यूएट। ऐसा नहीं है कि मैं पहले C + 21 करूंगा, नहीं, पहले ये करूंगा। क्यों, क्योंकि स्टार और डिवाइड की प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो पहले 3 इंटू बी होगा, 3 इंटू बी क्या हो जाएगा, 6 3 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू C + 21, तो 18 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 9 होगा, स्टार C + 21। फिर इसके बाद 9 इंटू सी क्या होगा, 9 9 से 81 होता है, 81 + 21, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, 102 आपका आंसर आएगा। आओ देखते हैं कि भाई जो मैं बता रहा हूँ वो सब सही भी है कि नहीं, ठीक है। और वो बिल्कुल सही है क्योंकि मेरा 102 आ गया है यहाँ पर, आप देख लो। तो इस तरह से काम करती है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। क्वेश्चंस आते हैं सेमेस्टर के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सेमेस्टर के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि भाई बताओ पहले कौन सा वैल्यूएट होगा, क्यों। और लोग कंफ्यूज होते हैं प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी में, पहले प्रेसिडेंस देखो फिर एसोसिएटिविटी देखो। स्टार डिवाइड और परसेंटेज की लेफ्ट टू राइट होती है एसोसिएटिविटी, + - की भी लेफ्ट राइट होती है एसोसिएटिविटी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद मैंने एक प्रो टिप आपको दी है कि भाई हमेशा पैरेंथेसिस यूज़ करो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। कभी भी अपना प्रोग्राम लिखो तो ऐसा मत करो कि आप पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे हो, क्योंकि पैरेंथेसिस लगाओगे तो फेलो प्रोग्रामर के लिए भी आसानी होगी, उसको भी पता चलेगा कि भाई आप क्या चाहते हो, कौन सी चीज़ पहले इवैल्यूएट कराना चाहते हो। अब इसके बाद होते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, जो कि फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ प्रोग्राम डिटर्मिन करते हैं। 4 तरह के कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं सी में, वो होते हैं सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं ChatGPT की सहायता से और मैं बोलूँ इससे जस्ट इतना बोलूँगा गिव एग्जाम्पल्स,
और ये आपको एग्जाम्पल्स देगा। मैंने इसको हैंडबुक में नहीं ऐड किया क्योंकि बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है। तो देखो सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, कि भाई पहली लाइन रन होगी, फिर दूसरी लाइन रन होगी, और एक गो टू नाम का फंक्शन होता है सी में, जो कि क्या करता है, आपको एक लाइन से दूसरी लाइन में कूदाता है। हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी आपको नहीं बताने वाला। तो जो सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो डिफ़ॉल्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होते हैं। ये एग्जाम्पल है। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस इफ एल्स होते हैं, जो कि हम आने वाले चैप्टर में बात करेंगे। फिर उसके बाद लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। और इसके बाद केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में स्विच केस स्टेटमेंट होता है, इसके बारे में भी हम आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे। तो ये 4 तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इनके एग्जांपल्स जो हैं आपकी स्क्रीन पर हैं, बट इनमें से मोस्ट ऑफ दी थिंग्स हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, जैसे कि सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आने वाले चैप्टर में आएगा, लूप भी आएगा आने वाले चैप्टर में, केस भी आएगा आने वाले चैप्टर में। अब आप लोग यहाँ पर टाइप कास्टिंग कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर मेरे पास मान लो एक इंटीजर है, मैंने कहा इंट n इज इक्वल टू 45, और मेरे पास एक फ्लोट है जिसकी वैल्यू है 32.23, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि इसको भी एक इंटीजर बना सकता हूँ। तो अगर मुझे इसको एक इंटीजर बनाना है और मुझे कहना है कि n की वैल्यू हो जाए 32, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ये एक फ्लोट है लेकिन मुझे m को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस तरह के ब्रैकेट लगाकर लिख सकता हूँ m, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इंट और सेमीकोलन लगाऊंगा। ये स्टेटमेंट कहलाता है टाइप कास्टिंग। मैंने m को टाइप कास्ट कर दिया है टू इंट। किसी भी एक वेरिएबल का डेटा टाइप आप लोग चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह का सिंटेक्स यूज करके। आप कह सकते हैं ब्रैकेट में इंट और उसके बाद m, तो m जो है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और ये पूरा इंटीजर रिटर्न करेगा, क्योंकि हम बेसिकली ये कह रहे हैं कन्वर्ट द डेटा टाइप टू इंट। ठीक है, जो भी यहाँ पर रिटर्न होने वाला है उसका डेटा टाइप इंट कर दो। इंट है तो इंट ही रहेगा, कुछ और है तो कुछ और हो जाएगा। तो अगर अभी यहाँ पर मैं प्रिंट एफ करूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ %d और \n भी लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पर अगर n प्रिंट करूँ तो आप लोग को यहाँ पर दिखेगा कि 32 आ रहा है। 32 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। सो कुछ इस तरह से हम लोग टाइप कास्टिंग कर सकते हैं और एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस रैप्स चैप्टर नंबर 2 एंड मज़ा आया काफ़ी। आई होप आपको भी आया होगा, क्लैरिटी बन रही होगी आप लोगों की। मिलता हूँ आप लोगों से चैप्टर 2 के प्रैक्टिस सेट में। तो m जो है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और ये पूरा इंटीजर रिटर्न करेगा, क्योंकि हम बेसिकली ये कह रहे हैं कन्वर्ट द डेटा टाइप टू इंट। ठीक है, जो भी यहाँ पर रिटर्न होने वाला है उसका डेटा टाइप इंट कर दो। इंट है तो इंट ही रहेगा, कुछ और है तो कुछ और हो जाएगा। तो अगर अभी यहाँ पर मैं प्रिंट एफ करूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ %d और \n भी लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पर अगर n प्रिंट करूँ तो आप लोग को यहाँ पर दिखेगा कि 32 आ रहा है। 32 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। सो कुछ इस तरह से हम लोग टाइप कास्टिंग कर सकते हैं और एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस रैप्स चैप्टर नंबर 2 एंड मज़ा आया काफ़ी। आई होप आपको भी आया होगा, क्लैरिटी बन रही होगी आप लोगों की। मिलता हूँ आप लोगों से चैप्टर 2 के प्रैक्टिस सेट में। Alright guys, now let's get started with chapter number 2 practice set। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन ये देखेंगे, लेकिन इससे भी पहले भाई साहब फोल्डर बना लेते हैं। चैप्टर 2 प्रैक्टिस सेट, शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूंगा ताकि VS कोड में खुल जाए। प्रॉब्लम 1 जो है उसके लिए पहले बनाएंगे एक फाइल और बॉयलर प्लेट कोड डालेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब इनमें से कौन सा इनवैलिड है सी में। int a इज इक्वल टू 1, int b इज इक्वल टू a, ये तो मुझे सही दिख रहा है। int v इज इक्वल टू 3*3, ये भी सही दिख रहा है। 9 आ जाएगा v के अंदर। कैर dt इज इक्वल टू 21 डेक 2020, भाई एक कैरेक्टर आता है कैर से, ठीक है, तो ये गलत है, सिंपल है। और ये चीज़ मैंने अब क्योंकि फाइल बना ही ली है, एक मिनट ये हटाता हूँ, मैं ये हटाता हूँ, ये हटाता हूँ, ये कमेंट कर देता हूँ इस तरह से, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का। तो और आप देखो ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, और यहाँ पर देखो रेड लाइन आ गई है, यानी कि आधे से ज़्यादा काम आपको VS कोड ही करके बता दे रहा है कि यार ये गलत है। अब आप इस पर एरो लेकर जाओगे तो ये बता रहा है ये अनरिकॉग्नाइज टोकन है, यानी कि पार्स ही नहीं कर पा रहा है इसको ये। अगर मैं वैलिड सिंगल कोड भी डाल दूंगा ना इसमें, एक्चुअली ये दूसरा वाला कोड है, मैं सिंगल कोड कैरेक्टर डालूंगा तब भी ये गलत हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर रेड कलर आ रहा है और यहाँ पर लिख रहे हैं टू मैनी कैरेक्टर्स इन कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। भाई एक कैरेक्टर आता है, एक से ज़्यादा नहीं आता, 2 भी नहीं आ सकते, ठीक है। तो हो गया भाई हमारा क्वेश्चन। तो ये क्या है, ये गलत है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रॉन्ग। अब इसके बाद हम दूसरी वाली प्रॉब्लम में जाएंगे और हम इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। मुझे रेड कलर के अच्छे नहीं लगते हैं, एरर हो जिसमें वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। 021_problem2.c बॉयलर प्लेट कोड भी डाल दी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि विच डेटा टाइप विल 3/0/8 - 2 रिटर्न। देखो भाई 3/0 एक फ्लोट है डिवाइडेड बाय 8। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा पहले इवैल्यूएट कौन सा होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इवैल्यूएट डिवाइड पहले होगा, माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंस ज़्यादा है भाई डिवाइड का। अगर आप ऊपर जाओ हैंडबुक डाउनलोड करो भाई, हैंडबुक है आपके पास तो आप देख लोगे यहाँ पर हैंडबुक में। पहली बात तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रैक्टिस के साथ सीख जाओगे। लेकिन उसके बाद भी मैं बता रहा हूँ
फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, स्टार की, स्लैश की और परसेंटेज की। तो आप कहोगे हाँ भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्योंकि इसकी है इसलिए डिवाइड पहले होगा, सेकंड प्रायोरिटी प्लस की है इसलिए प्लस बाद में होगा। तो इसीलिए ये वाली चीज़ पहले वैल्यूड होगी। 3.0 डिवाइडेड बाई 8, ये 0 पॉइंट समथिंग फ्लोट में रिटर्न करेगा। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा, 0 पॉइंट समथिंग। वो क्या होगा मुझे नहीं पता। फिर जब -2 होगा तो फ्लोट और फ्लोट का ऑपरेशन क्या होगा, फ्लोट होगा, तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न करेगा। एक्जैक्टली क्या रिटर्न करेगा ये, आओ देख लेते हैं। लेकिन 0 रिटर्न नहीं करेगा ये फॉर श्योर है। ठीक है, आ जाओ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्लोट ए इज इक्वल टू, अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ और मैं कहूँ प्रिंट एफ और इसके बाद मैं कहूँ दी वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज एफ ए और सेमीकोलन भी लगा दो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मैं रन करूंगा जैसे ही, अब देखो 0 रिटर्न नहीं करेगा, -1.625 जो इसकी वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। तो क्या हुआ, सबसे पहले फ्लोट और फ्लोट में ऑपरेशन हुआ, कौन सा ऑपरेशन हुआ, डिवीजन ऑपरेशन हुआ। ये डिवीजन ऑपरेशन ने क्या रिटर्न किया होगा, इस डिवीजन ऑपरेशन ने रिटर्न किया होगा -1.625। ऐसा क्यों, दोबारा चलाता हूँ इसको, -0 एक्चुअली 0.375 होता है 3/8। फिर इसके बाद -2 किया तो -1.625 आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो पहले ये वैल्यूएट होगा, फिर उसके बाद इसमें -2 हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, बढ़िया यार, मजा आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज डिविजिबल बाय 97 और नॉट। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक बड़ा बेसिक सा प्रोग्राम बनाऊंगा, 03_ प्रॉब्लम 3.c बॉयलर प्लेट कोड डालकर मैं कहूंगा इंट ए इज इक्वल टू, मान लो ये एक नंबर है, हमें ये पता करना 97 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ करूंगा और मैं लिखूंगा दी वैल्यू ऑफ ए परसेंट 97 इज परसेंटेज डी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे a परसेंट 97 को प्रिंट कर देंगे। तो ये करने से क्या होगा, हमें a परसेंट 97 की वैल्यू मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाँ भाई मिलेगी। और अगर ये वैल्यू 0 नहीं हुई इसका मतलब डिविजिबल नहीं है, 0 हुई तो डिविजिबल है। आओ देखते हैं। तो ये वैल्यू 95 का रिमाइंडर आ रहा है भाई, इसको डिवाइड कर रहे हैं 97 से, तो 95 का रिमाइंडर आ रहा है, तो ऑब्वियसली 97 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, अगर मैं 97 मल्टीप्लाई बाय, मान लो मैं 97 मल्टीप्लाई बाय करूँ कोई एक बड़ा नंबर, तो ये आ गया, ये डिविजिबल है 97 से। तो आ जाओ इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। इंट ए इज इक्वल टू, अगर मैं ये करूँ तो क्या ये डिविजिबल होगा, 0 आएगा, हाँ 0 आ रहा है क्योंकि रिमाइंडर 0 है जब इसको डिवाइड दे रहे हैं हम 97 से, तो विच इज़ वाई ये जो है डिविजिबल है, ये वाला नंबर 97 से। तो हमें बस ये चेक करना है कि ये 0 आ रही है कि नहीं। ठीक है, अगर ये 0 आ रही है तो डिविजिबल है, 0 नहीं आ रही है तो डिविजिबल नहीं है, एज सिंपल इज दैट। ठीक है, बढ़िया। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन ऑफ दिस, वेयर एक्स इज दिस, वाई इज दिस, जेड इज दिस। तो भाई हाँ, इस क्वेश्चन को करने में आएगा मज़ा और क्लैरिटी भी आएगी। 04_ प्रॉब्लम 4.c बॉयलर प्लेट कोड डालूंगा और क्वेश्चन डालूंगा यहाँ पर। और अब मैं सिंपली क्या करूँगा यहाँ पर कि 3 × x डिवाइडेड बाई वाई माइनस जेड प्लस दिस, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंट x इज इक्वल टू 2, मैं कॉपी पेस्ट ही क्यों ना कर लूँ, इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ ना। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया। फिर इसके बाद मुझे ये जो है इसको मैं ले लेता हूँ इंट e इज इक्वल टू, अच्छा ये फ्लोट भी हो सकता है तो क्यों ना मैं इसको फ्लोट करूँ, फ्लोट e इज इक्वल टू दिस। लेकिन फिर वही है, इंटीजर ऑपरेशंस होंगे तो रिजल्ट तो इंटीजर ही आना है। बट अगेन लेट्स डू इट, लेट्स डू फ्लोट। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी पेस्ट करोगे ना तो ये डैश कैरेक्टर दूसरा है। ठीक है, तो आपको ये बैक स्पेस मार के दोबारा से लिखना पड़ेगा। आप फंसे ना, इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, तो कभी कभी किसी भी कैरेक्टर के नीचे रेड है, बैकस्पेस मार के उसको दोबारा लिखो, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी ये जो एडोबी की पीडीएफ होती है वो अलग ही कैरेक्टर्स यूज कर लेती है, बट दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। चलो आ जाओ, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिंट एफ करते हैं और कहते हैं दी वैल्यू ऑफ इज परसेंटेज एफ, और यहाँ पर हम ई करते हैं। मज़ा तब आएगा जब मैं इसको खुद कैलकुलेट करूंगा। तो देखो सबसे पहले हमें वही ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है उस पर बात करनी है। स्टार और स्लैश का पहला नंबर 1 पे प्रायोरिटी है, तो पहले कौन सा वैल्यूएट होगा, लेफ्ट टू राइट पे वैल्यूएट करेंगे हम। तो इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। 3 × x कितना हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले ये आएगा, ये हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 6, 3 × x 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 डिवाइडेड बाई वाई कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई वाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर इसके बाद लेफ्ट टू राइट होगा, 2 - z कितना होगा, 2 - z कितना होगा, 2 - 3 होगा -1, और प्लस k कितना होगा, -1 + k, यानी कि -1 + 1 0। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। लेकिन इसी का जवाब कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी आ सकता था, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि हो सकता है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आता, फिर वो हम फ्लोट इज इक्वल टू कर रहे हैं, इंट और इंट का ऑपरेशन होता, तो वो जो पॉइंट वाला मामला है वो हमें खत्म करना पड़ता, क्योंकि इंट और इंट